देखो भाई, वैसे तो मल्टीपल एनिमेज मिलके बिग थ्री बनाते हैं, लेकिन अपने वन पीस के अंदर तो भाई गॉड एनिमे में बिग थ्री प्रेजेंट थे, जिनका नाम है गोल्डी रॉजर, मंकी डी गार्प एंड रॉक्सडी ज़ेबेक। वेल कॉन्फिडेंस देख रहे हो, तीनों के नाम में डी आता है। पर यार डी से दुखी तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि 85% लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सो वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी सी पसंद आए तो यार जो सब्सक्राइब का बटन है इसको जरा सहला देना, क्योंकि दहल तो तुम इस चैप्टर को देख के वैसे ही जाने वाले हो, जहां अब जिनी के ऊपर आरोप लग चुका है कि वो ना तो लूफी की मॉम है और ना वो बॉनी की मॉम है, बल्कि वो मॉम है नामी की। चैप्टर के अंदर भाई फाइनली एंट्री हो चुकी है तीनों फैक्शंस की, जहां पे अब गार्प, रॉजर और रॉक्स आमने सामने थे, जिसके साथ साथ हमें रॉजर और रॉक्स के मोटिव के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन मिली है। सो अपने चैप्टर का टाइटल है कुमाची, जो कि ऑब्वियसली कुमा पे फोकस्ड है, क्योंकि भाई ये जो फ्लैशबैक है वो हम कुमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे थे, और यहाँ पे जिनी ही कुमा को कुमाची कह के बुलाती है। सो उसी के रेफरेंस में चैप्टर का टाइटल है। चैप्टर की शुरुआत होती है कवर पेज से, जहाँ पे अपना जोरो शायद भटक के पहुंच चुका है जंगल के अंदर, और वहाँ वो खेल रहा है म्यूजिकल चेयर, वो भी भाई ची हुआ के साथ। लेकिन उसमें भी हंसने वाली बात तो ये है कि जोरो उनसे हार रहा होता है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं गॉड वाली इंसिडेंट पे, जो कि 38 साल पहले हुआ था, जहाँ पे भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपना हंटिंग गेम चालू कर दिया था, जिसके अंदर 200 सेलेस्टियल ड्रैगन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो लोग 3 हफ्तों के अंदर करीब भाई 10,000 लोगों को हंट करने वाले थे। देखो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन से कोई उम्मीद तो बची है नहीं अब मुझे, क्योंकि इस हंटिंग गेम में वो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, और वो लोग उनको ह्यूमंस ना के रैबिट्स बुला रहे थे, मानो सही में यहाँ पे रैबिट का हंट कर रहे हैं वो लोग। जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन से 150 लोगों को रेयर रैबिट्स का टाइटल दिया था, और वही 13 लोगों को सुपर रेयर रैबिट्स का, जिनको मार के भाई 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि जैसा मैंने पहले कहा था कि इस गेम में पॉइंट सिस्टम भी होने वाला है, लेकिन अब ये रेयर रैबिट सुपर रेयर रैबिट्स का क्या चक्कर है तो मुझे समझ नहीं आया। मे भी छोटे बच्चों और जो ज्यादा ताकतवर लोग हो उनको ये टाइटल दिया गया हो, ताकि उनको जो मारेगा उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिल सके। लेकिन भाई इनकी क्रुएल्टी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। यहाँ जो बंदा वन शॉट किल करेगा उसे सम काइंड ऑफ एडवांटेज या फिर एबिलिटी भी देंगे। आई मीन हाँ उड़ा सेंसे, इसे पूरा गेम ही बना दो ना, और कोई पावर हाउस भी ऐड कर दो इसके अंदर। और फिर लोग कहते हैं कि वन पीस की जो स्टोरी लाइन वो सेनन डिजर्व नहीं करती। लिटरली अगर थोड़ा भी फोकस और दे दिया इन चीजों के अंदर उड़ा सेंसे ने, तो भाई निकल जाएगी शोनन की कैटेगरी से और चली जाएगी सेनन की तरफ। वेल यहाँ पे हम गार्लिंग को तो देखेंगे, पर इसके साथ शायद यहाँ पे कुछ और गॉड नाइट खड़े थे, जो कि काफी यंग लग रहे थे। अब भाई एग्जैक्टली तो नहीं पता ये गॉड नाइट्स के मेंबर हैं या फिर बस सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, लेकिन अगर इन दो बंदों की शक्ल पे हम गौर करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई जो बिग मॉम के साथ एल्बाफ में जो बच्चे रहते थे उनसे काफी मैच कर रहे हैं। मे भी एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, या ओडा सेंसे इतने सारे कैरेक्टर्स को डिजाइन करके भूल गए होंगे, क्योंकि भाई 1000 कैरेक्टर से ज्यादा डिजाइन करना और सब में भाई डिफरेंट चीजें डालना आसान नहीं होता यार। बट अगेन अगर सच में ये वही लोग हैं तो क्या बिग मॉम ने उन्हें नहीं खाया? लेकिन भाई अगर ऐसा भी होता तब भी इनके सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के चांस काफी कम थे। सो फिलहाल तो अभी ये सब हंट करना चालू कर देते हैं यहाँ पे लोगों को, जिसे देख के भाई वहाँ के लोगों को समझ तक नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर ये लोग ह्यूमंस होके दूसरे ह्यूमंस के साथ ऐसा कैसे कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने बूढ़ों, बच्चों, जवान या फिर औरत भाई यहाँ पे किसी को नहीं बख्शा। जो भी इनके सामने आता उसको मार देते, और अभी लोगों के पीठ के पीछे भाई एक टारगेट सिंबल उन्होंने ड्रॉ कर रखा था। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भाई सेंटर में मारेगा उसको कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिले। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं भाई कॉन्ग को, जो कि भाई गार्प के आगे लिटरली भीख मांग रहा होता है कि प्लीज यार चले जा गॉड वैली के अंदर, भाई नहीं है तू मेरा। बट गार्प भी लाइक अरे यार तो ऐसे सेंटिमेंटल मत कर, और वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने के लिए उनकी उस फील्ड ट्रिप के अंदर, मेरी बला से मर जाए वो साले। मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि हाचिनो से पंगे ना लो, अब जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। अब भाई यहाँ पे गार्ड की बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स और मरीन्स ने हाचिनो के साथ कुछ किया था, जिसकी वजह से रॉक्स पायरेट्स गॉड वैली के अंदर जा रहे थे, क्योंकि हाचिनो पहले उन्हीं का अड्डा हुआ करता था। जहाँ गार्ड कहता है कि उन्होंने हाचिनो के अंदर से कोई भाई क्राउन ज्वेल चुराया है, जिसको वापस लेने के लिए रॉक्स पायरेट गॉड वैली के अंदर जा रहे थे। अब देखो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि आखिर ये क्राउन ज्वेल क्या चीज है, क्या सही में किसी तरीके का ज्वेल है या फिर बस यहाँ पे ज्वेल का रेफरेंस लिया है और कोई इंपॉर्टेंट चीज हाचिनो से मरीन्स ने चुराई है, जिसको लेके कई थ्योरीज में भी हम आगे भी देखेंगे। बट करेंटली तो यही बातें चल रही हैं कि मे भी एक बड़ा ट्रेजर हो सकता है जिसका अमाउंट काफी बड़ा होगा, क्योंकि पायरेसी के अंदर खजाने से बड़ी चीज क्या हो सकती है। बट अगेन मे भी ऐसा हो सकता है कि जो 6 ट्रेजर चेस्ट हमने देखे थे गॉड वैली के अंदर, उनमें से किसी एक के अंदर वो चीज रखी हो जो कि हाचिनो से चुरा के लाई गई हो। मे भी कोई डेल फ्रूट, लाइक अगर रॉक के पास उसका यामी यामी नोमी नहीं था तो मे भी यामी यामी नोमी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्राउन के रेफरेंस को लिया गया है, तो क्या यहाँ पे रॉक के बेटे
बेटे की बात हो रही है जिसको उन्होंने चुराया हो, जो कि मे भी और कोई नहीं बल्कि शैंक्स है, क्योंकि काफी टाइम से ये थोड़ी तो चली आ रही है कि शैंक्स और रॉक्स का बेटा ही है। सो मे भी हो सकता है कि शैंक्स की जो माँ है वो फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करती हो और गार्लिंग जो है उसका वो अंकल वगैरह हो, और शायद इसी की वजह से जो शैंक्स है वो भाई एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर मिला था। लेकिन भाई अगर हम अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भाई फिगारलैंड ब्लड होने की वजह से उसे भाई काफी रिस्पेक्ट मिलती है, इवन भाई वो गोरोसे से मिल सकता है। तो भाई आखिर पहले के टाइम में उसे ऐसी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई, क्योंकि भाई सब लोगों को तो पता है वो फिगारलैंड फैमिली का ब्लड है, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम लोगों को पता नहीं हो कि वो फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसे प्राइस के रूप में दे दिया गया हो। लेकिन भाई एक बच्चे को प्राइस के रूप में कौन लेना चाहेगा यार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एक बड़ा सा एग हमने रोजर की शिप में देखा, क्या पता यहाँ पे उसकी बात हो रही हो, या फिर मे भी उस जायंट स्ट्रॉ हेड की जो कि करेंटली मैं जो उसके अंदर रखी थी। आप लोगों को क्या लगता है भाई ये क्राउन जूल क्या हो सकता है? अपने ओपिनियन भाई फटाफट कमेंट में लिख दो। अभी हम वापस आते हैं गार्ब की तरफ, जो कि भाई जाने से मना कर रहा था, बट जैसे ही कॉन्ग ने रोजर को मेंशन किया कि वो भी जा रहा है तो गार्ब भी लाइक अबे ये बात तुझे पहले बोलनी थी, और गार्ब भी निकल पड़ता गॉड अली की तरफ। आई मीन देख रहे हो भाई गार्ब का रोजर के लिए प्यार। यहाँ भाई गार्ब ने छुट्टी छोड़ के प्रोबेबली वो भी एक लड़की के साथ मना रहा था, क्योंकि पीछे हम एक लड़की देख सकते हैं जो कि मे बी ड्रैगन की मॉम हो सकती है। उसको छोड़ के भाई यहाँ पे चल पड़ता है गॉड वैली की तरफ। जहाँ अब हम भी वापस से चलते हैं गॉड वैली की तरफ, जहाँ अब गॉड वैली को मरीन्स की शिप ने घेर रखा था और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, यानी कि कोई भी सीरियस वहां से नहीं निकल सकता था। यहाँ भाई इवेंकॉक लोगों को समझा रहा था कि साइलेंट से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है, एक एक करके सब मारे जाएंगे और गॉड वैली का जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि गॉड वैली को यहाँ पे ऐसे आइलैंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। अब वो रिसोर्स ना जाने क्या होगा। डोंट टेल मी इट्स डेविल फ्रूट, ना भाई इसके थोड़े कम चांसेस है। तो यहाँ पे एक सिविलियन कहते कि वो लोग तो कह रहे थे कि अगर हम 3 हफ्तों से सर्वाइव कर जाएंगे तो वो लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन भाई यहाँ पे इवेंट को उसे समझाता है कि ये बस एक छलावा है, आज तक जितनी बार ये हंटिंग गेम हुआ है उसमें कोई नहीं बच पाया। ये सब तुम्हें होप देने के लिए कहा गया ताकि तुम लोग अपनी जान बचा के भागो और इधर उधर छुपते फिरो, क्योंकि आखिर एक खड़े टारगेट को मारने में क्या मजा जो भाई डिस्पेयर में डूबा हुआ हो। जहाँ वो समझाता है कि यहाँ से अब जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है और वो है एस्केप। जिसके बाद यहाँ पे हम जिनी को देखते हैं जिसको टूर्नामेंट के प्राइस के बारे में पता होता है, जहाँ वो काइडो और कुमा के डेलफुड की बात करती है और कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी डेलफुड हमें मिल गया तो यहाँ से हम भाग सकते हैं, क्योंकि काइडो का डेलफुड ओवरपावर तो था ही, पर कुमा का डेलफुड एस्केप के लिए बेस्ट था। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये थी कि वो जो डेलफुड थे वो आइलैंड के सेंटर पे रखे थे जहाँ पे बहुत कड़ी निगरानी थी, जिसकी वजह से उन्हें चुराना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन रुको भाई, यहाँ पे अपनी जिनी मैडम तो काफी कमाल की हैं। वो कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं एक प्रोचोर हूँ और एक वाइल्ड टाइपर हूँ, और मैंने 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे जो भी होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी आइलैंड पर लीक कर दी थी, तो मुझे पक्का पता है कि वो लोग यहाँ पे आते ही होंगे और इसी चीज का हम यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कुमा भी कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा और डेलफुड ले आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी मरे या फिर कोई और इंजर्ड हो, जिसे सुन के भाई जिनी और इवेंको का दिल तो एकदम खुश हो जाता है। एंड इवेंको वाज लाइक वेल सेड कुमा, तू भी कोई टेंशन मत ले, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, हम लोग साथ में यहाँ से निकलेंगे। और भाई जैसा कि यहाँ पे जिनी ने कहा था कि इसने इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन और किसी के पास नहीं बल्कि रॉक्स पायरेट और मैं भी रोजर पायरेट्स के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब दोनों ही गॉड वैली की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे ऊपर मैंने जिनी को नामी की मॉम बताया था, वो भाई इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जिनी काइंड ऑफ सेम वाइब दे रही थी, लाइक एक प्रो चोर है और भाई गुड एट वाइट टैपिंग है, और साथ ही साथ उसका चश्मे वाला लुक एकदम भाई नामी की याद दिला रहा था। बट देन अगेन चैप्टर के लास्ट में 90% ये कंफर्म हो ही जाएगा कि भाई जो जिनी है वो बॉनी की मॉम है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे ईस्ट साइड से एंट्री हो चुकी थी रॉक्स पायरेट्स की, जो कि भाई आते ही मरीन्स की शिप को गुब्बारों की तरह फोड़ देते। रॉक्स वाज लाइक मेरे आगे से निकल लो तुम मरीन्स के पिल्लों, मेरे पीछे आओ मेरे क्रूमेट्स। यानी कि यहाँ पे हमें गॉड वैली के वन ऑफ द बिग क्रूज का लाइनअप देखने को मिलता। अगर भाई ये रॉक्स ड्रीम 11 की टीम बनाता तो पक्का फर्स्ट प्राइज इसका ही होता। साले का लाइनअप इतना जबरदस्त है, जहां हम देख सकते हैं न्यूगेट, स्टसी, शिकी, लिलिन, काइडो, कैप्टन जॉन, सिल्वर एक्स, वांगजी और बाकी भी कई मेंबर्स को। जहाँ पे भाई एक और मेंबर है जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये बंदी रॉक्स पायरेट से बिलोंग करती है, जिसका नाम है ग्लोरियोसा, जिसे तुम भाई एल्डर नियॉन ऑफ अमेज़न लिली के नाम से भी जानते हो, जो कि अमेज़न लिली की एक एम्प्रेस थी। आई वंडर आखिर रॉक्स के क्रू में कैसे पहुंची। आई मीन अमेज़न लिली तो भाई शुरू से किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं देता था। मे भी हो सकता है कि ये किसी के प्यार में गिर गई हो, जहाँ पे भाई जो मेन कंटेंडर है वो रॉक्स, काइडो और न्यूगेट हो सकते, क्योंकि
क्योंकि आखिर दिख तो ये भी एकदम कमाल की रही है यार। वेल अच्छा दिखने की बात कर रही है तो शशि को कैसे भूल सकते हैं, जो कि भाई न्यू गेट के कंधे के ऊपर बैठी होती है। इसको देख के तो यही लग रहा है कि भाई कुछ तो चक्कर है यहाँ पे दोनों के बीच में, या फिर बेचारी शशि का यार वन साइडेड लव होगा। वेल फिलहाल तो इनके यहाँ पे आने से ये जरूर पता लग गया है कि एक मोटिव तो इनका डेलफुट लेना था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उसी की बात कर रहे थे। बट अगेन इनका मेन गोल कुछ और ही था, जिसकी बात न्यू गेट कर रहा था कि कहीं रॉक्स हमारा मेन गोल भूल ना जाए, जहाँ पे मे बी इसका कनेक्शन उस क्राउन जूल से हो सकता है। यहाँ भाई काफी सारे हमें ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि हमने थ्रिलर बाग के अंदर देखे थे। लिटरली भाई मोरिया ने रॉक स्पैड के मेंबर को उठा के ज़ॉम्बी जनरल भाई कन्वर्ट कर रखा था। लगता है मोरिया ने काइडो से हारने को कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया, तभी तो उसके फॉर्मर क्रूमेट को ढूंढ ढूंढ के भाई ज़ॉम्बी बना दिया। जहाँ पे हमने थ्रिलर बाग के अंदर कैप्टन जॉन को देखा ही था, पर मे बी सिल्वर एक्ट भी वहीं पे था, और ये न्यू गेट के ऊपर जो क्लॉ वाला पर्सन है वो भी वहीं पे था। उसके साथ साथ एक गोलूमल भी हमने वहीं पे देखा, जहाँ पे वो इसने आर्मर पहन रखा था। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर दिखा जिसके काइंड ऑफ मल्टीपल आर्म्स थे, और ऐसा ही हमने एक ज़ॉम्बी कैरेक्टर थ्रिलर बाग के अंदर देखा। अब देखो भाई इनमें से कोई वांग जी तो नहीं हो सकता। ट्विटर के अंदर और भाई काफी जगह मैंने ऐसे देखा कि यहाँ पे वांग जी भी हो सकता है, बट भाई लोग ये भूल रहे हैं कि भाई टाइम स्किप के टाइम पे ब्लैकबीट और वांग जी की फाइट हुई थी, और उसी फाइट को सभी रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, अभी मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर मोरिया को ये सारे मेंबर्स की बॉडी मिली कहाँ से? क्या ये सारे मेंबर्स गॉड वैली में ही मरे थे? क्योंकि कैप्टन जॉन तो रॉक से अलग होने के बाद भी काफी टाइम तक एक्टिव था, बट भाई बाकी लोगों का क्या? अगर ये लोग गॉड वैली के अंदर मरे थे तो इनकी बॉडी भाई मोरिया को कैसे मिली? इसका भाई एक्सप्लेनेशन तो ओडा सेंसे को देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी रॉक साइड से हटते हैं और वेस्ट साइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां से एंट्री हो चुकी थी रॉजर पायरेट्स की, जहां हम काफी सारे मेंबर्स को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग रॉजर, रेलियन, स्कूपर, गबान। जहां पे रॉजर ने आते हुए एक लाइन कही जो कि काफी मिस्टीरियस थी, फाइनली डू यू हैव एनी आइडिया हाउ आई हैव फेल्ट दिस पास्ट ईयर? जिसको सुन के माइंड में एक चीज तो जरूर आई, आखिर रॉजर कौन से साल की बात कर रहा है? तो भाई थोड़ा ट्विटर और इंटरनेट पे स्क्रॉल करने के बाद मुझे भाई ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो गॉड वैली इंसिडेंट से एक साल पहले भाई रॉजर लोड स्टार आइलैंड पे पहुंचा था, जो कि लॉग पोस्ट की फाइनल डेस्टिनेशन थी। और वहीं रॉजर को एक जानकारी मिली कि असल में ये तो लास्ट आइलैंड है ही नहीं। वहां से पोनीलिस की रियल इंपॉर्टेंस और रोड पोनीलिस के जरिए लाफ्टेल के रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिसे गवर्नमेंट छुपाते आ रही थी। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि गॉड वैली के अंदर एक रोड पोनीलिस रखा था, या फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी थी, जिसको ढूंढने के लिए यहाँ पे रॉजर आया था। लेकिन यहाँ पे उसके क्रू ने भी एक लाइन कही कि भाई तुम कैप्टन का कार्ड लेकर के ज्यादा तेज नहीं बन सकते, यानी कि मे बी वो लोग यहाँ पे डेलफोर्स के लिए भी आए होंगे। खैर भाई यहाँ पे रॉजर रॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिलते ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स की भाई लिटरली गाफ पड़ गई, और वो मरीन्स के ऊपर चिल्ला रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें प्रोटेक्ट करो वगैरह वगैरह। बट बेचारे मरीन्स भी इतने इनफेमस पायरेट्स के आगे क्या कर सकते थे? उन लोगों की तो भाई हवा टाइट हो रखी थी। लेकिन यहाँ पे भी गॉड नाइट प्रेजेंट थे, जहाँ हम गार्लिंग, एक लेडी और एक खोपड़ी से मास्क वाले पर्सन को देख सकते, जो कि मे भी रॉजर पायरेट से भिड़ने वाले थे, क्योंकि इनके पैनल जस्ट आमने सामने थे। बट भाई क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि इतने पावरफुल क्रू को रोक सके? डाउट भाई हमारे मन में भी है और मरीन्स के मन में भी। लेकिन तभी मरीन्स की एक होप जागी, क्योंकि वहां पे पहुंच चुका था हीरो ऑफ मरीन्स मंकी डी गार्ड, जो कि भाई अपने राइट हैंड मैन बोगार्ड तक को लेके आया था। अरे यार बोगार्ड इसको तो हम भूल ही गए थे। अरे यार तो गॉड वैली के अंदर तो कम से कम कुछ करके दिखाना। मुझे तो लगता है भाई ये फालतू में गार्ड का राइट हैंड मैन बन के बैठा हुआ है, कुछ करता तो है नहीं है। शैंक से ज्यादा मिस्टीरियस तो ये बोगार्ड हो गया है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुमा की तरफ, जहाँ वो और इवेंटकॉफ मौके का भाई फायदा उठा के अपने डेलफुट हथिया लेते और सोचते कि अब तो अपन आजाद हैं। बट उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ पे आ जाती है बिग मॉम, जो कि इवेंटकॉफ के हाथ से भाई काइडो का डेलफुट छीन लेती। पर यहाँ पे कुमा से बचने में कामयाब रहता और वो भागते भागते अपने पॉपो फ्रूट को खा लेता है। सोचे भाई अगर इवेंटकॉफ काइडो का फ्रूट खा लेते तो क्या होता? अगर उसका ऐसा लुक देखने को मिलता तो भाई कितना फनी होता। लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग तो वो भी होती, क्योंकि लिटरली ये जो डेलफुट था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। कुमा भाई यहाँ पे बिग मॉम से बच तो गया है, लेकिन उसकी किस्मत भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो सीधा सैटर्न के आगे जा टकरा था, जहाँ भाई सैटर्न वही हेड ब्लास्ट वाला अटैक पे यूज करता, जिससे इसका सर तो भाई यहाँ पे नहीं फटा, पर वो भी बोनी और सांची की तरह इंजर्ड हो गया। पर क्योंकि यहाँ पे सैटर्न अपने डेलफुट वाले फॉर्म में नहीं था, तो क्या सच में ये हाकी की पावर्स हैं? जिसको देख के फिर से यही चीज दिमाग में आती है कि आखिर ये कौन सी पावर यूज कर रहा है यहाँ पे सैटर्न, जो कि उसके पास गॉड वैली के टाइम से भी पहले है। और यहाँ पे सैटर्न बिल्कुल करंट टाइम की तरह लग रहा था, जहाँ उसके फेस पे गॉड वैली से पहले भी वो स्कार था, जिसका मतलब क्या सच में गुरु से इमॉर्टल है? क्योंकि भाई इतने साल में तो भाई सब चेंज हो गए, यहाँ तक ये सारी हॉट बेब्स सड़ा हुआ भाई अंगूर बन गई, बट ये लोग वैसे के वैसे हैं। सो आखिर ऐसी कौन सी पावर्स है उनके पास? उसको लेके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके बाद में चेकआउट कर सकते हो। वेल अभी तो यहाँ पे सैटर्न कुमा के सामने होता और उसको कहता कि तू बकानियर का लौंडा या तो बस स्लेव बन के रहेगा या तो मारा जाएगा। बट देन कुमा यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो? यहाँ पे कुमा ये तक कहता है कि मुझे समझ नहीं आता आखिर कोई जन्म से इंपॉर्टेंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता? अगर कोई स्लेव बन के पैदा हो रहा है तो आखिर उसके पैदा
होने का मतलब ही क्या है? अगर मेरे पास किसी तरीके की पावर्स होती तो मैं जितने हो सके उतने लोगों को प्रोटेक्ट करता, जैसे कि नीका करता था। जिसे सुन के भाई यहाँ पे सैटर्न थोड़ा गुस्सा हो रहा था एंड सैटर्न वाज लाइक इसी सेम रीजन की वजह से तेरे सारे लोगों को खत्म कर दिया गया था, जिसमें से मे भी एक रीजन तो जॉय भाई का साथ देना हो सकता है, जो कि यहाँ पे अब खुद सैटर्न ने कंफर्म कर दिया। बट अगेन मे बी जो पिछला जॉय भाई होगा वो भाई बकानिया ट्राइब से बिलोंग करता होगा, इसी वजह से हमें एक बड़ी सी स्ट्रॉ हाइट देखने को मिली थी, क्योंकि भाई बकानिया ट्राइब के जो मेंबर का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन भाई फिलहाल तो गॉड वैली के अंदर का मामला काफी गर्म हो रहा था, क्योंकि रॉजर और रॉक्स आमने सामने आ गए थे, जहां हम ये चीज कन्वर्सेशन के थ्रू देख सकते। और यहाँ गॉड वैली से हमें हॉकी क्लैश की लाइटिंग भी देखने को मिलती, यानी कि अब द बिग थ्री इन गॉड वैली मेनली रॉजर, गार्प एंड रॉक्स आमने सामने थे। लेकिन तब भी भाई हमें रॉक्स का फेस रिवील नहीं किया गया, लगता है रॉक्स काफी शर्मिला बन रहा है। जिसके बाद भाई कुछ दिन बीत जाते और हमें यहाँ पे कुमा की तरफ लेके चलते, जहाँ पे भाई कुमा, इवेंकोव और जीनी अब भाई सॉर्बेट किंगडम के अंदर थे, यानी कि वो गॉड वैली से बच के भागने में कामयाब रहे। बट आखिर कुमा को सैटर्न से किसने बचाया? क्या कुमा का पीछे करते करते वहाँ पे बिग मॉम आ गई, जिसने भाई सैटर्न से फाइट करी होगी और इसका फायदा उठा के कुमा वहाँ से खिसक लिया, या फिर किसी और ने कुमा की जान बचाई? जहाँ लोग सोच रहे हैं कि मे बी वो ड्रैगन हो सकता है। लेकिन भाई एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई गॉड वैली के टाइम पे जो ड्रैगन की एज थी वो थी 17, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 17 की एज में वो ज्यादा कुछ कर पाता। बट जो भी हो, अभी भाई कुमा बच के वापस सॉर्बेट किंगडम में आ चुका था, जहाँ वो एक चर्च के अंदर रहता था। वेल दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ही कैरीज अ बाइबल। लेकिन यहाँ पे भाई कुमा थोड़ा दुखी था, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को नहीं बचा पाया। मीनिंग भाई उसने गॉड वैली के अंदर अपनी पावर्स को यूज करके भाई लोगों को टेलीपोर्ट किया, जहाँ पे बस वो 500 लोगों को बचा पाया, जिससे वो थोड़ा दुखी था। लेकिन यहाँ पे जीनी और इवांको से समझाते हैं कि तूने इतने भी लोगों को बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। वो सारे लोग तुझे रो रो के शुक्रिया बोल रहे थे, और तेरे जो हाथ है जिनमें पॉक का निशान है, अब ये हैंड्स ऑफ लिबरेशन बन चुके हैं, जो कि मे बी एक और हिंट है कुमा की रेस और जॉय के कनेक्शन का। जिसके बाद इवेंकोव तो भाई समंदर के सफर पे निकल पड़ती है, पर भाई यहाँ पे जिनी कुमा के साथ रहने का डिसाइड कर दी, जहाँ पे अब करंटली कुमा की एज 9 थी और वहीं जिनी उससे 4 साल बड़ी यानी कि 13 साल की थी। जिसके बाद जिनी और कुमा एक साथ रहने लगे, जहाँ वो अपने पैसे कमाते और सारा काम खुद करते। कुमा वॉज ऑलवेज अ स्वीट चाइल्ड, जिसको भाई कोई भी परेशान करता तो कुमा कुछ नहीं कहता, बट भाई जिनी हमेशा उसकी मदद के लिए आगे खड़ी रहती। जहाँ एक दिन तो जिनी ने कुछ बच्चों को कूट तक दिया, बट कुमा ने अपनी एबिलिटी को यूज करके उनका पेन दूर कर दिया। जहाँ भाई इन दोनों का डिजाइन जो है वो सिमिलर है बॉनी के 2 क्रू मेंबर्स के, सो मे भी हो सकता है कि ये लोग कुमा की रिस्पेक्ट करने लगे हो और बॉनी के साथ जुड़ गए हो ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। बट देन अगेन मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से मेरा दिमाग थोड़ा हिलता गया है। लेकिन यहाँ पे एट द एंड हमें इतना इमोशनल सीन देखने को मिलता, जहाँ पे भाई जिनी बहुत टाइम बाद पेट भर के खाना खा रही थी, जिसकी वजह से उसे रोना आ जाता, जिसे देख के भाई यहाँ पे कुमा भी रोने लग जाता। जहाँ उन्हें इतने सालों की स्लेवरी के बाद ट्रू हैप्पीनेस और फ्रीडम का पता चला। आई मीन भाई और कितनी इमोशनल करोगे यार तुम कुमा की स्टोरी को? अब तो यार उसे फ्री कर दो। अब तो लूफी बॉनी और कुमा को फ्री कर सकता, और जैसा कि मैंने कहा था कि जिनी ही बॉनी की मॉम होगी, सो ये सब सीन देख के तो 90% कंफर्म हो ही गया कि जो जिनी है वो बॉनी की मॉम है। वेल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।